हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के भारतीय अर्थव्यवस्था संपूर्ण विश्लेषण के संबंध में, जहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। आपको बताएंगे जीडीपी क्या होता है, आरबीआई, बजट के बारे में बात करेंगे, नीति आयोग के बारे में भी बात करेंगे एवं महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है और राष्ट्रीय आय। सबसे पहले हम जीडीपी देखेंगे दोस्तों, जिसको इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च में, उसी की बात कर रहा है दोस्तों। तो देश की अंतिम एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य केवल एक बार काउंट होगा दोस्तों, ठीक है। उसी को जीडीपी कहा जाएगा। यदि किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। जो जीडीपी होता है दोस्तों, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए हैं। जीएनपी, ठीक है दोस्तों। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी का मतलब होता है ग्रास नेट प्रोडक्ट, सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होता है, यानी जीडीपी और विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ देंगे तो जीएनपी प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय। एनएनपी, जीएनपी, जो एनएनपी है दोस्तों, नेट, उसको निकालने के लिए जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो हमारा एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों। जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना है, केवल एक ही संस्था है, सीएसओ, वही करती है। अगले स्टेप की तरफ देखते हैं दोस्तों। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, इन्फ्ला इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? महंगाई का अर्थशास्त्र परिभाषा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि और मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट। समझ में आई बात आई दोस्तों? यदि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और क्रय शक्ति में गिरावट, यानी जो 10 रुपए की वस्तु मिल रही थी अब वो 15 रुपए है, यानी जो मुद्रा का मूल्य है वो घटता जा रहा है और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती जा रही है। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति, महंगाई, इसको आप जानते हैं दोस्तों। डब्ल्यूपीआई क्या होता है? ये डब्ल्यूपीआई के बारे में जानते हैं। थोक मूल्य सूचकांक। और सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दोनों को लगभग समझते हैं दोस्तों। जो थोक मूल्य सूचकांक होता है थोक बाजार को मापता है। जो सीपीआई होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये खुदरा बाजार को मापता है, ठीक है दोस्तों। थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुएं प्लस सेवाएं दोनों शामिल होती है दोस्तों। जो थोक मूल्य सूचकांक WPI है, इसका जो आधार वर्ष है दोस्तों 2011 से 12 है और सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है दोस्तों। आरबीआई का जो लक्ष्य है 4%, 2% कम बेसी हो जाता है, इसीलिए घटता बढ़ता रहा, इसीलिए वो परसेंटेज में रखते हैं दोस्तों। यानी महंगाई दर 2 से 6% के बीच होनी चाहिए, जो आरबीआई का लक्ष्य है। इससे ज्यादा महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है दोस्तों।
चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु के संबंध में जीडीपी एंड एवं इन्फ्लेशन के संबंध में बात करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं फाइनल गुड्स को ही गिना जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं का नहीं। ठीक है दोस्तों, यानी कोई कंपनी है, ठीक है दोस्तों, कंपनी है, किसी प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है, ठीक है, तो किसी प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है तो उसमें प्रत्येक दिन, यदि 1 माह का हम ले रहे हैं राष्ट्रीय आय, तो उसमें 1 माह का प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं काउंट होगा, बल्कि एक दिन का प्रोडक्ट को हम गणना करेंगे। ठीक है, एक दिन के प्रोडक्ट की हम गणना करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के दौरान कर्जदारों को फायदा होता है और लेनदारों को नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो कर्जदार पहले से होते हैं उनको फायदा होता है मुद्रास्फीति के दौरान, और जो लेने वाले होते हैं उनको नुकसान होता है। जो स्टेगफ्लेशन है, स्टेगफ्लेशन क्या होता है दोस्तों? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी प्लस धीमी आर्थिक वृद्धि एक साथ मौजूद हो। समझ में बात आई दोस्तों? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, महंगाई भी हो, बेरोजगारी भी चरम सीमा पे हो, और जो आर्थिक वृद्धि है वो धीरे धीरे हो रही है, इसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं दोस्तों। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और मौद्रिक नीति। भारत का केंद्रीय बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश से की गई थी दोस्तों। मुख्य कार्य मुद्रा जारी करना और बाजार में साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, जो आरबीआई होता है लोन मनी कमर्शियल बैंक्स को देता है, और क्रेडिट कंट्रोल पब्लिक मार्केट, इन सभी का कंट्रोल जो होता है आरबीआई के पास होता है। जितने बैंक हैं, ठीक है दोस्तों, जो रजिस्टर है या नहीं रजिस्टर है, सबका कंट्रोल किसके पास होता है? आरबीआई के तहत ही आते हैं। यहाँ कुछ मुख्य रेट हैं दोस्तों, इसको समझोगे। रेपो रेट किसे कहते हैं? जिस दर पर आरबीआई बैंकों का अल्पकालिक लोन देता है, ठीक है, उसी को रेपो रेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, महंगाई को रोकने के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। यदि हम समझते हैं इसको दोस्तों, जो आरबीआई है कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, ठीक है दोस्तों, यदि कम दर पे लोन देता है दोस्तों, तो ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं पब्लिक को भी कम दर पे देंगे। जब कम दर पे पब्लिक को पता चलेगा लोन मिल रहा है, तो वो अधिक से अधिक लोन लेंगे, अधिक से अधिक लोन लेंगे, जो पैसे होंगे उसको अधिक खर्च करेंगे, अधिक खर्च करेंगे तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए कहा गया है कि महंगाई को रोकने के लिए इसे बढ़ाया जाता है। जब बाजार में महंगाई बढ़ जाती है दोस्तों, इसको कम करने के लिए जो आरबीआई होता है अपना रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे कमर्शियल बैंक कम लोन लेते हैं। जब ब्याज बढ़ जाती है दोस्तों, तो जो पब्लिक होती है वो लोन लेना ऑटोमेटिक बंद कर देती है, कम कर देती है, इसलिए बाजार में पैसों की कमी होने लगती है, जिससे महंगाई कंट्रोल हो जाती है दोस्तों। बात समझ में आई आपको? चलिए आगे देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। यहाँ तो रेपो रेट हो गया, यहाँ रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पर आरबीआई बैंकों से अतिरिक्त पैसा लेता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि बैंक को ही, कमर्शियल बैंक को चाहे पब्लिक को पैसे की आवश्यकता होती है। कभी कभी जो आरबीआई होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसको भी पैसे की आवश्यकता होती है, तो ये किससे लोन लेता है? कमर्शियल बैंक से। तो वहीं जब लोन लेता है तो ये भी कुछ परसेंटेज ब्याज देता है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। CRR नगद आरक्षित अनुपात किसे कहते हैं? CRR क्या होता है दोस्तों?
बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास नकद के रूप में रखना होता है। इसको समझ लेते हैं दोस्तों। जो बैंक होते हैं उनके पास कुल पैसा नहीं होता है, कुछ हिस्सा जो होता है जमा, जैसे बैंक दिवालिया हो गया तो लोगों का पैसा देने के लिए कहाँ से आएगा। इसलिए जो आरबीआई होता है, सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात होता है, बैंकों को कहता है कि आप अपने कुल धनराशि का, जैसे कह दिए 40%, तो 40% आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, इसी को सीआरआर कहते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बैंकिंग प्रणाली शब्दावलियां, बैंकिंग टर्म्स क्या होते हैं। एनपीए, एनपीए क्या होता है दोस्तों, वह लोन या अग्रिम जिसकी ईएमआई 90 दिनों तक नहीं चुकाई गई हो, बैंकों के लिए फंसा हुआ कर्ज। ये क्या कर सकते हैं एनपीए संबंध में कि कोई व्यक्ति लोन ले रहा है, ईएमआई करवाता है, ठीक है दोस्तों, तो जितने दिनों के लिए ईएमआई करवाता है, यदि उतने दिनों के अंदर वह ईएमआई नहीं चुकाई जाती है तो उसी को एनपीए कहते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखते हैं नेफ्ट। नेफ्ट क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, पैसा बैचेज में भेजा जाता है, कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं होती। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है यूपीआई के तहत, बैंक का बहुत सारा योनो ऐप हो गया, योनो एसबीआई योनो ऐप चलाती है, ठीक है दोस्तों।